हाँ, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। और आप पढ़ रहे थे कक्षा 7 का साइंस, और इसमें आप पहुँचे थे चैप्टर नंबर 10 पे, और उसी चैप्टर नंबर 10 को आप आज आगे ले जाएंगे। एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन पीठ से वक्ष का माप लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में दर्शाइए। कहाँ दर्शाना है आपको? सारणी 10.2। ये आपको नीचे एक सारणी दिखाई गई है, उसमें आपको ये चीज़ें दर्शानी है। और उसी प्रकार माप लेके जब आप श्वास ले रहे हो तो आपको एक माप पट्टी द्वारा उसका मापन करके सारणी में लिखते जाना है, और श्वास छोड़ने के बाद उसकी लंबाई को मापना है। फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की पतली परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारे को देखिए। अब इसने बोला कि भाई गुब्बारे की जो पतली सतह है उसको पकड़ो और नीचे की तरफ खींचो। तो हमारे फेफड़े भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। फेफड़ों में क्या होता है, वो जब उसमें हवा भरी जाती है तो फैलने लगते, और जब हवा बाहर की तरफ आती है तब फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ने लगते। तो हम उच्छ्वासन में बाहर क्या निकालते हैं? चलो, जब हम श्वसन करते हैं तब तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, परंतु जब हम उच्छ्वसन करते हैं अर्थात कि हवा को बाहर की ओर निकालते हैं, तब कौन सी गैस बाहर आती है? तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एक और क्रियाकलाप है, तो उसे पढ़ते हैं अपन। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉक लगा हो। यही परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूना डालना है। आपको क्या डालना है? चूना। प्लास्टिक की एक स्ट्रो को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रो के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? तो आपको चूने का पानी थोड़ा थोड़ा नीला देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन या उच्च श्वसन करते हैं वह गैस का मिश्रण है। अंतःश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। अंतःश्वसित वायु 21% ऑक्सीजन और उच्च श्वसित वायु 16.4% इसमें ऑक्सीजन होता है। जब आप किसी वायु को अपने फेफड़ों तक पहुंचाते तब उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और फेफड़ों में से बाहर निकालते हो तब उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम क्या उच्च श्वसित करते? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च श्वसित करते अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्च श्वसित करते? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप पर्दे दर्पण के आगे उच्च श्वसन छोड़ते तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के यह बिंदु कण कहाँ से आते? तो हमारे फेफड़ों में जो रुधिर होता है वह हमारे फेफड़ों तक खून लाके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने की प्रक्रिया करता है, और उसी के कारण उसमें थोड़ा पानी भी देखने को मिलता है। और आप जब दर्पण के सामने उच्च श्वसन करोगे तो उसमें आपको नमी देखने को मिलेगी। अब अन्य जंतु कैसे श्वसन करते हैं उसके बारे में सीखते। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं ना। ये सारे प्राणियों में क्या होते हैं? फेफड़े। अपने अंदर भी क्या है? फेफड़े। जीव श्वसन कैसे करते? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले अपन कॉकरोच के बारे में सीखेंगे। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते। क्या होते? पार्श्व मतलब पीछे के भाग में छोटे छोटे छिद्र होते। अन्य कीड़ों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र। और यहीं से हवा वो अंदर की तरफ ग्रहण करते। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वसन प्रणाली का वातक कहलाते। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वसन रंध्रों से श्वास नली में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत हो जाता है। यानी ऊतकों से कोशिकाएं बनती है और कोशिका में वो विस्तृत हो जाता है।
और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन नली में आती है और श्वसन रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वसन नाल अथवा श्वसन प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। केचुआ। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आंद्र और श्लेष्मीय प्रतीत होते हैं। इसमें से गैस का आवागमन आसानी से हो जाता है। क्या होता है? गैस का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा के श्वसन करते हैं जो आंद्र और श्लेष्मीय होती है। उसमें फेफड़े होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? त्वचा से श्वसन करते हैं। अब है जल में श्वसन। जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? आप पानी में डूब जाइए तो क्या आप वहाँ पे हवा आएगी? आपको नहीं आएगी। आप पानी से बाहर आओगे कब? मरने के बाद, क्योंकि आपने ऑक्सीजन प्राप्त नहीं की और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तथा जीवित रह सकते हैं ऐसे अनेक जीव है जो जल में भी रहते हैं और जल में श्वसन करते हैं, है ना। मछली ये सब क्या पानी में रहती है और पानी में ही श्वसन करती है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गिल। क्लोम जल में घूमती ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करती है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकलते होते हैं। ये रही यहाँ पे क्लोम दिख रही है आपको। ये मछली, आज तक कभी मछली को देखा कि सिर्फ खाया? ये मछली की क्लोम्स है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है मछली की क्लोम्स जो स्क्रीन पे, वो मछली की क्लोम्स है। आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायक करती है। क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायक करती है। ये क्लोम में क्या होती है? रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है। चलो, क्या पादप भी श्वसन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? इसके बारे में भी जानते हैं अपन। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेते हैं। परंतु ये दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इनके कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते जो रंध्र कहलाते। क्या कहलाते? रंध्र। यहाँ पे दिखा आपको, ये पादप, यहाँ पे रंध्र कण होते। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मुद्रा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविका हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आपको एक वृक्ष की श्वसन की प्रणाली दी गई है। यह मुद्रा के कण क्या है? मृदा के कण यानी जमीन के कण, मूल रोम, वायु अवकाश, इस प्रकार से यहाँ पे जमीन में पानी दिया जाता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसका संपूर्ण स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में लिखना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।